8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक नज़र रखिएगा कि हमने पढ़ा संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग के मध्य अंतर, संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग के मध्य हमने अंतर पढ़ा बच्चों। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पे टॉपिक पढ़ा था जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ये दो टॉपिक हम दो अलग अलग वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग के अंदर अंतर, कि कौन कौन से रोग संक्रामक रोग होते हैं और कौन कौन से रोग जो हैं वह असंक्रामक रोग होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा जीवाणु जनित रोगों के बारे में कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, उसके क्या क्या रोग कारक होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, बचाव के उपाय क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उनके उपचार कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था जीवाणु जनित रोग के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था टीबी, इसमें हमने पढ़ा हैजा, इसके अंदर हमने पढ़ा टाइफाइड और इसी के अंदर हमने पढ़ा था दस्त व पैचिस। तो यहां पर जो मैंने लिखे हैं टीबी, हैजा, टाइफाइड, दस्त व पैचिस, तो ये जितने भी रोग हैं ये हमने बच्चों कहां पढ़े थे? पिछले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी जीवाणु जनित रोगों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, विषाणु जनित रोगों से मतलब ये है कि ऐसा रोग जो विषाणु से होता है। विषाणु का मतलब क्या है? विषाणु से क्या तात्पर्य है? विषाणु से तात्पर्य है वायरस। विषाणु कहो या वायरस कहो, ये दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। अगर हम बात करें एक वायरस की, तो इस वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक यह शरीर से, सजीव के शरीर से बाहर रहता है, सजीव के शरीर से बाहर रहता है, तब तक ये बच्चों निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। कब व्यवहार करता है? जब कभी भी यह सजीव के शरीर के बाहर होता है। लेकिन ज्यों ही यह वायरस किसी सजीव के भीतर चला जाता है, उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो वह बच्चों बन जाता है सजीव। कहने का तात्पर्य हुआ कि सजीव के बाहर है तब तक वायरस निर्जीव है, और जब सजीव के भीतर प्रवेश करेगा तो खुद सजीव बन जाएगा, अपनी वृद्धि अंदर करेगा, अपना विकास उस सजीव के अंदर, उस पोषक के अंदर करेगा, उस परपोषी के अंदर करेगा। किसके अंदर करेगा विकास? उस परपोषी के अंदर विकास करेगा जिसके अंदर वायरस प्रवेश हो चुका है, और वह वायरस उस परपोषी के लिए रोग का कारण बनते हैं। तो यहां पर हम कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे जो वायरस या विषाणु के कारण होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो। किसी भी शरीर के भीतर वायरस प्रवेश कर सकता है और उसको रोगी बना सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही रोगों को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली मनुष्य के अंदर होते हैं। मनुष्य के अंदर कौन कौन से वायरस प्रवेश करते हैं और कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। यह जो रोग है ये एक विषाणु या एक वायरस के कारण होता है, जिसका नाम है राइनो वायरस। सर्दी या जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है बच्चों? तो सर्दी या जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। अब ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि इस रोग के लक्षण क्या रहते हैं, आप उसको देख लीजिए। इस रोग के लक्षणों को देख लीजिए। पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, श्वास लेने में तकलीफ। श्वास लेने में तकलीफ होती है। दूसरी बात, नाक और आंख से
नाक और आंख से तरल का स्राव होता है, तरल का स्राव होता है। यानी कि हमारे नाक से और आंखों से तरल बहता रहता है। कब बहता है? जब कभी भी हमें सर्दी या जुकाम होता है, यानी कि हमारे शरीर पर जब भी राइनो वायरस अटैक करता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम तो जो श्वास नली है, श्वास नली के अंदर श्लेष्मा होता है, एक श्लेष्मीय परत होती है। तो श्लेष्मा को जो है यह सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों हम बात करें इस रोग के अंदर तो हमें बोलने में तकलीफ आती है। जब कभी भी इस प्रकार का रोग होता है तो हमें बोलने में भी बच्चों क्या आती है? समस्या आती है। बीच बीच के अंदर हम असामंजस्य की स्थिति को महसूस करते हैं। तो ये कुछ लक्षण है। जब ये इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमें सर्दी जुकाम हो चुका है, हमारे शरीर पर राइनो वायरस अटैक कर चुका है। बात करें हम सेकंड रोग की, दूसरे रोग की, जो कि विषाणु या वायरस के कारण होता है, वो बच्चों है पोलियो रोग। अगर हम नॉर्मली पोलियो रोग की बात करें तो पोलियो रोग जिस वायरस के कारण होता है वह वायरस है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के कारण जो रोग हो जाता है उस रोग को हम क्या कहते हैं? पोलियो रोग कहते हैं। उसका हाथ या पैर, हाथ या पैर की कोशिकाएं या उत्तक कार्य करना बंद कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। ये आप बच्चों पहला जो लक्षण है याद रखोगे कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का हाथ या पैर की जो कोशिकाएं रहती हैं या जो उत्तक रहते हैं या जो मांसपेशियां रहती हैं वो बच्चों कार्य करना बंद कर देती हैं। किस कंडीशन के अंदर? जब कभी भी व्यक्ति को पोलियो रोग हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे लक्षण की। जो हाथ या पैर पोलियो रोग से बच्चों प्रभावित हुआ है, पोलियो रोग से प्रभावित हुआ है, उसकी तंत्रिकाएं भी कार्य करना बंद कर देती हैं, तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी कि हम लिखेंगे कि प्रभावित अंग से संबंधित, प्रभावित अंग से संबंधित तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चों एक एक्शन लेना पड़ता है और वो एक्शन हो सकता है ऑपरेशन से रिलेटेड। तो इसके बाद हम इसके कुछ बचाव के कुछ उपाय की बात करते हैं। तो बचाव के उपाय तो बच्चों यही है कि हमें जो पोलियो की खुराक है जो छोटे बच्चों को दी जाती है वो लेनी चाहिए। नॉर्मली जो ये रोग हैं वो किसके अंदर होता है? तो नॉर्मली ये बच्चों के अंदर होता है जो लगभग 3 वर्ष तक के होते हैं। सामान्यतः ये रोग उन बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए बच्चों में सामान्यतः पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो इसका बचाव हो जाता है पोलियो खुराक। इसके बाद इसके अगर उपचार की बात की जाती है तो पोलियो से जो भी बच्चों अंग प्रभावित हुआ है उसको शल्य क्रिया के द्वारा वहां से हटा दिया जाता है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि शल्य क्रिया या ऑपरेशन की क्रिया द्वारा जो भी प्रभावित अंग है उसको हटा दिया जाता है, ताकि हमारे शरीर के जो दूसरे अंग हैं वो कम से कम प्रभावित नहीं हो। सेकंड, इसकी अगर बात की जाती है तो शल्य क्रिया के पश्चात जयपुर फूट आपने नाम सुना होगा। जयपुर फूट, जयपुर फूट जो है ये पैरों के अंदर लगाया जाता है। अगर कभी कभी किसी व्यक्ति का पोलियो के कारण पैर कट जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वो जयपुर फूट का इस्तेमाल कर सकता है। चीजें रहती हैं पोलियो से रिलेटेड जिसको आपको याद रख लेना है। ये जो रोग है बच्चों ये हो जाता है पोलियो रोग। नेक्स्ट हम दूसरे रोग की बात करते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स
इस रोग को अब हम बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम रोग पढ़ते हैं तो रोग का रोग कारक क्या होता है उसकी जानकारी जरूरी है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें छोटी माता की या चिकन पॉक्स की, तो इसका जो रोग कारक होता है उसको आप ध्यान से देख लें। इसका रोग कारक होता है वेरिसेला जोस्टर। क्या होता है बच्चों? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर वह रोग कारक है, वह विषाणु है। ये बच्चों क्या है? विषाणु, क्योंकि हम कैसे रोग पढ़ रहे हैं? विषाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। तो विषाणु वेरिसेला जोस्टर जब व्यक्ति के संपर्क में आता है या व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स। इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, कुछ लक्षण रहते हैं इस रोग के, उसको आप भली भांति देख लीजिएगा कि कौन कौन से इस रोग के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण बच्चों, जब कभी भी छोटी माता या चिकन पॉक्स होता है तो उसको थोड़ा सा यानी कि हल्का सा बुखार आएगा। यानी कि पहला लक्षण क्या होगा? हल्का बुखार। हल्का बुखार आएगा। शरीर पर बच्चों दाने पड़ जाते हैं, छोटे छोटे, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। अब ये दाने कहां से कहां निकलते हैं उस स्टेप को समझिएगा। तो तीसरे नंबर पे हम वही बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों दाने निकलते हैं गले में, यानी कि यहां पर। जब गले में दाने निकलते हैं तो उसके बाद निकलते हैं चेहरे पर या मुंह पर। तो एक नंबर पे गले पर होने के बाद चेहरे पर, और चेहरे पर होने के बाद बच्चों आ जाते हैं वह दाने पैरों पर। यानी कि ये इस प्रकार से इसका क्रम रहता है, पहले गले पे होते हैं, फिर चेहरे पे होते हैं, फिर पैरों पे होते हैं। और ये दाने लगभग सप्ताह भर तक रहते हैं। यानी कि इसका जो कार्यकाल रहता है इस रोग का वो लगभग 1 सप्ताह तक रहता है। 1 सप्ताह के बाद यह जो दाने हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और उसके ऊपर क्या बच्चों जम जाती हैं? पपड़ी जम जाती हैं। तो ये बच्चों लक्षण रहते हैं, सिम्टम रहते हैं किस रोग के? छोटी माता के, जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु के कारण हो जाता है। तो ये बच्चों लक्षण हैं। इधर आप इसके देख लीजिए बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में आप याद रख सकते हो कि विषाणु जनित एक संक्रामक रोग है, इसलिए जिस किसी व्यक्ति को भी चिकन पॉक्स हुआ है तो आप पहला यही रखोगे कि रोगी से दूर रहें, रोगी से दूर रहें और रोगी के सामानों को अपने से अलग थलग रखें और इस वायरस के संक्रमण से बचें। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके उपचार की, इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो बच्चों ट्रीटमेंट रहता है वो ये रहता है कि आप एक विशेष प्रकार की मलहम काम में ले सकते हैं। एक स्पेसिफाई एक विशेष मलहम का उपयोग करके आप इस रोग से थोड़ा सा आराम महसूस कर सकते हैं, इस रोग से थोड़ा सा बच सकते हैं। क्योंकि इसका कार्यकाल तो 7 दिन का होता है। जो थोड़ी बहुत जलन होती है वो एक विशेष प्रकार की मलहम लगाने से कम हो जाती है। अगर आपको ये मलहम उपलब्ध नहीं हो रही है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? नारियल का जो तेल होता है बच्चों, नारियल का तेल, आप वो नारियल का तेल यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी जलन या जो दर्द रहता है वो धीरे धीरे कम होगा और आपके दानों पर जल्दी से पपड़ियां जमने लग जाएगी, आपको उस रोग से आराम मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके उपचार रहते हैं, कुछ इसके ट्रीटमेंट रह जाते हैं। प्रतिजैविक ले सकते हो लेकिन वो आपको डॉक्टर से या चिकित्सक से पूछ के लेनी है। ये हमने 4 नंबर लगा के लिख दिया, रेबीज रोग। इस रोग के बारे में आपने पहले सुना होगा। ये रोग भी एक बच्चों विषाणु के कारण होता है, एक वायरस के कारण होता है जिस वायरस का नाम होता है रेबीज वायरस। बिल्कुल आसान बच्चों, रेबीज वायरस के कारण कौन सा रोग? रेबीज रोग। अब ये रेबीज वायरस किस किस में पाया जाता है, ये थोड़ा सा समझने लायक प्रश्न है। रेबीज जो वायरस होता है ये नॉर्मली बच्चों लार के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार के अंदर। अभी लार किसकी होगी? तो ये लार कुछ जीव जंतुओं की हो सकती है, जैसे कि कुत्ते की लार के अंदर रेबीज वायरस पाया जाता है,
इसकी अगर हम इसके बाद बात करें बंदर की, तो बंदर के अंदर पाया जाता है। बात करें हम लोमड़ी की, तो लोमड़ी के अंदर ये वायरस पाया जाता है। और बात करें हम भेड़िए की, तो भेड़िए के अंदर भी जो है वो रेबीज वायरस पाया जाता है। तो रेबीज रोग रेबीज वायरस के कारण होता है और ये वायरस लार में पाया जाता है। किस किस की लार में? तो कुत्ते की लार में, बंदर की लार में, लोमड़ी की लार में, भेड़िए की लार में। कौन सा वायरस? रेबीज वायरस। इसके बाद हम इसके कुछ लक्षण या इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, इसके लक्षण देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जब किसी व्यक्ति को रेबीज रोग हो जाता है। तो पहली तो बात, इसको हल्का बुखार आएगा, इसको हल्का बुखार आएगा, तो इसको बोलने में तकलीफ होगी, बोलने में तकलीफ होगी और जल आतंक छा जाएगा बच्चों। ये मुख्य लक्षण इस रोग का, जल आतंक। अगर ये सिम्टम देख रहे हैं इसका मतलब फिक्स है उसको रेबीज रोग ही है। जल आतंक का मतलब है जल को देखने से अत्यधिक डर लगता है बच्चों। जल को देखने से अत्यधिक डर लगता है, इसलिए इस रोग को जल आतंक रोग भी कहा जाता है या जलातंक। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जलातंक, जलातंक, जल आतंक, ऐसा कुछ रोग का नाम हम इसको दे सकते हैं। बात करें इस रोग के बचाव के कुछ उपायों की, तो इसके बचाव के उपाय मत आप यही याद रख सकते हो कि जो भी कुत्ता, बंदर, लोमड़ी या भेड़िया वो रेबीज रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे जो भी जीव है उनसे दूरी बना के रखें। उपचार के तौर पे हम यही करेंगे कि जो भी रेबीज रोग से ग्रसित होता है उसको क्या कर देना चाहिए बच्चों? मार देना चाहिए। या फिर आपको अगर काट दिया है तो काटने के बाद तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अगर आप चिकित्सक तक नहीं पहुंच पा रहे हो तुरंत, तो उससे पहले आपको अपने घाव, जहां पे आपको कुत्ते ने काटा है, बंदर ने काटा है, लोमड़ी या भेड़िए ने काटा है, वहां पर आप उस घाव को बच्चों पानी से अच्छी तरीके से धो दो, पानी से अच्छी तरह धो दीजिए। ये आप पहला काम कर सकते हो। उसके बाद आप बच्चों चिकित्सक के पास जा सकते हो। अगर आपको ये रोग नहीं है और आपके आसपास कोई ऐसा खतरनाक जानवर है जो रेबीज रोग से ग्रसित है और जो काटने पर रेबीज रोग पैदा करता है, तो आप ऐसे जीव को, ऐसे कुत्ते, बंदर, लोमड़ी, भेड़िए को मार सकते हो या फिर आप संबंधित वन विभाग से संपर्क कर सकते हो ताकि आप उस रोग से बच सकें, उस खतरनाक जानवर से अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को बचा सकें। तो ये बच्चों था रेबीज रोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे एड्स रोग के बारे में। सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि एड्स रोग का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, आप पूरा नाम याद रखें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का बच्चों पूरा नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह रोग किस वायरस के कारण होता है। क्योंकि हम वायरस जनित रोगों को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको वायरस का नाम आना जरूरी है। तो यानी कि हम इसका रोग कारक देखते हैं कि कौन से रोग कारक के कारण जो है वो एड्स रोग हो जाता है। तो आपको वायरस याद रख लेना है, HIV वायरस। इस वायरस का अगर पूरा नाम आपको पूछा जाता है, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये पूरा नाम होता है HIV का, जिस वायरस के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एड्स नामक रोग हो जाता है। इसके बच्चों क्या क्या लक्षण है, उस लक्षणों को आप देख ले पहले कि यह रोग कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। तो आप इसको क्रम से देखिएगा। पहला लक्षण है लगातार बच्चों वजन में क्या आएगी? कमी आएगी। वजन में कमी एक और रोग में आ रही थी जिसका नाम था बच्चों टीबी रोग या क्षय रोग। दूसरी बात करते हैं तो कमजोरी आएगी बच्चों, कमजोरी। और इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण ये है
कि जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र धीरे 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 कमजोर हो जाता है। तो तीसरा और सबसे मुख्य लक्षण क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण कोई भी रोग आसानी से संक्रमित व्यक्ति को घेर सकता है। संक्रमित व्यक्ति को घेर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, एड्स रोग बच्चों उसको हो गया है, तो उस एड्स रोगी को कोई भी अन्य रोग घेर सकता है। क्यों घेर सकता है? क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इस लक्षण के बाद हम इसके कुछ बचाव के उपाय कर सकते हैं। इसके बचाव के उपाय के अंदर बच्चों हम पहला उपाय क्या लिखेंगे? नॉर्मली जो ये रोग है एड्स रोग वो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना, क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही मुख्यतः एड्स रोग हो जाता है। कभी कभी जो नाई बच्चों क्या करता है कि कोई व्यक्ति चला गया, उसकी दाढ़ी बना देता है, उसी ब्लेड से दूसरे व्यक्ति की दाढ़ी बना देता है, उसी ब्लेड से तीसरे व्यक्ति की दाढ़ी बना देता है, यानी कि एक एक ब्लेड से तीन व्यक्तियों की दाढ़ी बना देता है। या उसके पास कोई दूसरा उस्तरा होता है तो उस उस्तरे की सहायता से भी 2-3 लोगों को निपटा देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वह किसी व्यक्ति की शेविंग कर रहा है और शेविंग करते वक्त ब्लड निकल के अगर ब्लेड पर आ गया और वो ब्लेड जब दूसरे व्यक्ति पर यूज करता है तो वह खून दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी चला जाता है, जिससे जो व्यक्ति संक्रमित नहीं था वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो नाई के द्वारा हमेशा नई ब्लेड उस्तरा काम में लेना चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति एड्स का रोगी नहीं बने। और तीसरी बात हम करेंगे नॉर्मली इंजेक्शन की या सिरिंज की। एक बार यूज में लेने के बाद उसको फेंक देना चाहिए ताकि ये दूसरे व्यक्ति को नहीं लगे और वह व्यक्ति संक्रमित नहीं हो। तो ये इसके बचाव के उपाय रहते हैं। उपचार की अगर हम बात करें, लास्ट में बात करूंगा इसके उपचार की, तो उपचार इसका एक मात्र ही है और वो है बचाव। इसका बच्चों क्या है? उपचार है। बचाव मैंने यहां पर बता दिए और ये बचाव ही क्या है? इसके उपचार हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें एड्स की बच्चों, तो एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन एक बहुत बड़ी जागरूकता फैलाई जाती है एड्स रोग से संबंधित। ये तो था बच्चों एड्स रोग। इसके बाद हम 2-3 रोगों को सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं और इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला हमारे पास रोग है मलेरिया, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा बच्चों रोग कौन सा है? डेंगू रोग है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पहला रोग है मलेरिया रोग। सबसे पहले मैं बच्चों यहां पर इनके रोग कारक लिख देता हूं। रोग कारक कि कौन कौन से रोग कारकों के कारण जो है मलेरिया, हीमोफीलिया, डेंगू आदि रोग हो जाते हैं। पहला मलेरिया, ये जिस रोग कारक के कारण होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम मच्छर। प्लाज्मोडियम मच्छर। और किस प्रकृति का होगा, किस टाइप का होगा? तो ये होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर होगा। तो मलेरिया रोग जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम को हम बच्चों प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं, तो मलेरिया रोग जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उसे हम कहेंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर। सेकंड बात करते हैं हम हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया जिस के कारण होता है वो बच्चों है जीन। किसके कारण होता है? ये एक जीन के कारण होता है
और ये जीन कहां पर बैठता है तब होता है। हम जानते हैं कि पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY टाइप के। मैं लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहा हूं, आप याद रखें। XY टाइप के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं। और बात करें हम एक स्त्री के अंदर, तो स्त्री के अंदर दोनों लिंग गुणसूत्र XX टाइप के होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया XX स्त्री, XY पुरुष। नॉर्मली यहां पर जो हीमोफीलिया का जो जीन है वो कहां पर संक्रमण करता है? तो संक्रमण ये करता है पुरुष के X गुणसूत्र पर, पुरुष के X गुणसूत्र पर ये संक्रमण करता है। लेकिन जो इसका परिवहन करता है, इसका जो परिवहन करता है वो परिवहन करता बच्चों मादा होती है, स्त्री होती है। स्त्री के द्वारा इस रोग को परिवहन किया जाता है, लेकिन संक्रमण कहां होता है? पुरुष के X गुणसूत्र पर होता है। और बात करें हम आखिर में डेंगू की, तो डेंगू का रोग कारक होता है मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर के द्वारा डेंगू नामक रोग हो जाता है। और कुछ इसके हम लक्षण देखें तो लक्षण की बात करते हैं। बुखार आता है, और बुखार कैसे आता है? ठंड के साथ बुखार आता है, जिसके अंदर हमें सर्दी भी लगती है और ठंड भी लगती है। तो इसके साथ में सिर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, ये एक सामान्य सी बात हो जाती है। बुखार के, ठंड के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द यानी कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द या शरीर में दर्द होना इस रोग के एक सामान्य लक्षण रहते हैं। और डेंगू रोग की बात करें तो डेंगू रोग के अंदर तेज बुखार आता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो जो इस शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती है बच्चों, वो प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स की संख्या में लगातार कमी आती है, में लगातार कमी आती है। ये इसके कुछ हो जाते हैं बच्चों लक्षण। और बात करें हम इसके बचाव के उपाय की, गड्ढों में पानी को जमा नहीं होने दें, शुद्ध पानी को सेवन करें, पानी को उबाल कर पिए, छान कर पिए। तो ये कुछ इसके बचाव के उपाय रह सकते हैं। तो मैंने सामान्य सी थोड़ी सी चर्चा की रोगों के बारे में। अगर आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।